नमस्कार स्टूडेंट्स, अपन पार्ट नंबर 1 चालू किया था। अपन ने इतिहास वाला जो पोर्शन है वो चालू किया था और इतिहास वाले जो पोर्शन में अपन ने जो है 1000 वर्षों के दौरान ये परिवर्तनों की पड़ताल, ये अपना पाठ का नाम है 1000 वर्षों के दौरान ये परिवर्तनों की पड़ताल। 1000 साल के अंदर भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए। कहने का मतलब है कि 1000 मान लो, 1300 मान लो, लेकिन पाठ का नाम है 1000 वर्षों के दौरान ये परिवर्तनों की पड़ताल। तो अपन देखते हैं इसमें अगला जो टॉपिक है अपना वो देखो, इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार और उनके स्रोत। किसी भी घटना का हमें पता कैसे चलता है। 2020 में कोरोना आया और 5 लाख लोगों को मार दिया उसने, ठीक है, 5 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में मर चुके। लेकिन इस बात का पता कैसे चलेगा 100 साल बाद में, कैसे पता चलेगा भाई। उस जमाने में न्यूज होगी और टेक्नोलॉजी इससे भी आगे हो जाएगी, लेकिन ये पता कैसे चलेगा सरकारी दस्तावेज। सरकारी जो दस्तावेज होते हैं उसमें, सरकारी जो दस्तावेज है उसमें पता चलेगा भाई। सरकारी दस्तावेज से ही पता चलेगा कि कोरोना जो है वो 2020 में आया था और उससे 5 लाख लोग मर गए। ओके, इसके अलावा जो न्यूज़पेपर है उससे पता चलेगा, और उसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दादा उस जमाने में, मैं मेरी बात बताऊं तो मेरा पड़पोता, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब उसको पता रहेगा कि वे मेरे दादाजी या परदादाजी किस वजह से मरे थे, कोरोना की वजह से मरे थे। तो ये जो महामारी आई है उसको कहीं ना कहीं पर हर देश अपनी एक जगह पर जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको, वो बाकायदा लिखेगा कि भारत में 2020 में कोरोना महामारी आई, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से लोग मारे गए। भारत में नहीं आई, पूरे वर्ल्ड में आई, और किसकी देन थी, चीन की। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि इतिहास में हर घटना को लिखा जाता है या संभाल के रखा जाता है। तो उस जो संभालते हैं, जो लिखते हैं, उसका क्या नाम है, उनका नाम है इतिहासकार। उनका क्या नाम है, इतिहासकार। ये लोग क्या करते हैं, जो भी घटना घटती है अभी पुरानी प्राचीन समय में, उसको एक किताब में, पुस्तक में लिख लेते हैं कि भाई ये घटना वर्ल्ड में घटी। द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया 1945 में, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया 1920 में। विश्व युद्ध क्यों कहा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लड़ाई छिड़ गई थी। जैसे भारत और चीन की बात कर रहा हूँ मैं आज की, भारत और चीन से आज लड़ाई हो जाए तो कई देश तो भारत के साथ हो जाएंगे, कई देश चाइना के साथ हो जाएंगे, और पहले तो ये 2 में युद्ध होगा, फिर धीरे धीरे क्या है पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। तो अपन क्या कहेंगे इसको, 30वां विश्व युद्ध किन देशों के बीच में हुआ, भारत और चाइना के बीच में। लेकिन इस घटनाक्रम को जो लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, इतिहासकार, ठीक है। तो अपन कहेंगे कि प्राचीन समय में भी कई घटनाएं घटी और उन घटनाओं को जो लिखने वाले हैं उनका नाम है इतिहासकार। अब इतिहासकार किन किन स्रोतों से लिखते थे। उस जमाने में न तो न्यूज था, न अखबार था, न कोई अपने व्हाट्सएप था, न टेक्नोलॉजी थी, न फेसबुक था। तो फिर इनको पता कैसे चलता था, वो देखो किस प्रकार से ये पता लगाते थे कि आज से 500 साल पहले ये घटना घटी है। देखिए आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में पढ़ रहे हैं कि 700 से लेकर 1750 के बीच में भारत में क्या क्या घटनाएं मुख्य रूप से घटी। क्या क्या घटनाएं घटी, सीधा सा काम है। 1020 में, 1030 में जो मोहम्मद गजनवी है उसका आक्रमण हुआ भारत में और उसने भारत को बुरी तरह लूटा, ठीक है, और कई मंदिरों को विध्वंस कर दिया। सबसे बड़ी घटना तो ये घटी थी। और उसके बाद तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। मोहम्मद गोरी जीत गया, ठीक है। लेकिन ये महत्वपूर्ण घटना बता दो आपको, इसमें क्या हुआ,
पूरे भारत पर कब्जा किसका हो गया? मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया। और पूरे भारत का शहंशाह कौन हो गया? मोहम्मद गोरी हो गया। इसके अलावा भी आगे देखो, फिर कई राजा हुए जो अपने आगे जो नाम के आगे जो अपने जो नाम के आगे है वो तुर्किस्तान के थे, तो अपने नाम के आगे तुर्क लगाते थे। फिर उसके आगे मुगल वंश आया, वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? मुगल लगाते थे। और सबसे बड़ी बात है, पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था। तो अपन कह सकते हैं कि बहुत सारे राजा है वो भारत में खूब लड़ाइयाँ लड़ी, कई तो बाहर से आकर लड़े, कोई यहीं के लड़े। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं उनको एक घटनाक्रम को एक जगह लिख दिया गया कि आज से 800 साल पहले मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी। तो ये जो लिखने वाले उनको क्या बोलते हैं? इतिहास का। अब इनको पता कैसे चलता था? देखो सिक्कों से। किससे? सिक्कों से। उस जमाने में जो सिक्के हैं, मान लो आपके पिताजी ने या आपके चाचा जी ने या आपके रिश्तेदार ने कोई ऐसा मकान खरीदा है जो खंडर हो चुका है। खंडर का मतलब जानते ही हैं, जहां पर रहने लायक योग्य जगह नहीं है। ओके, अब उसको जगह को जब उसको तोड़ा गया, तोड़कर जब नया मकान बनाने की सोची गई, तब जब जैसे ही वो क्या है अपने जेसीबी से उस जमीन को खोदा गया तो पता चला एक पीपा निकला है, और उस पीपों में क्या निकला है? सिक्के निकले हैं। क्या निकले हैं? सिक्के। किस चीज के बन सकते थे सिक्के उस जमाने में? 3 चीजों से बनते थे। देखो भैया, सोने के सिक्के भी बनते थे, ठीक है, इसे असल्फियां बोलते थे। क्या बोलते थे? असल्फी, ठीक है। और चांदी के सिक्के भी बनते थे उस जमाने में, तांबे के सिक्के भी बनते थे, और किस चीज के बनते थे? हैं? तांबा, सोना, चांदी, इन 3 चीजों के ज्यादातर जो है सिक्के बनते थे उस जमाने में, ठीक है। अब आपकी किस्मत कैसी है वो पता नहीं मुझे। अगर अच्छी होगी तो सोने के सिक्के निकल गए मान लो, सोने के सिक्के की मान लो, चांदी के सिक्के मान लो, तांबे के सिक्के मान लो, ठीक है। तो जैसे भी सिक्के हैं वो निकल गए। जब उस सिक्कों को देखा, सिक्कों को जैसे आप देखा, सिक्कों को देख लिया पर आपको पता चला कि उस सिक्के के ऊपर 2 राजाओं के नाम है, ठीक है, 2 राजाओं के नाम है, और दोनों राजाओं जो है वो आपस में गले मिल रहे हैं। तो आपको क्या पता चलेगा? क्या संदेश मिलेगा? इससे ये संदेश मिलेगा कि उस जमाने में ये जो 2 राजा हैं ये आपस में मित्र थे। फिर दूसरा जो सिक्का है उसमें में दूसरी तरफ जैसे आपने घुमाया, ठीक है, तो दूसरी तरफ जैसे आपने घुमाया तब उसमें अरबी भाषा के अंदर या उर्दू भाषा में पूरा लिखा हुआ था। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है उस जमाने में जो भाषा थी वो अरबी भाषा चलती थी या फारसी भाषा चलती थी। ओके, और क्या पता चलेगा? और उस जमाने में राजा का नाम लिख दिया, मान लो मोहम्मद तुगलक, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि भाई मेन जो राजा था उसका क्या नाम था? मोहम्मद तुगलक। तो इस प्रकार से सिक्कों से ये चीज जानकारी मिल गई। ओके, आगे देखो और जानकारी किससे मिल गई? शिलालेख से। शिलालेख क्या होते हैं वो देख लो। आजकल यदि गवर्नमेंट को कोई काम करना है तो वो अपना प्रचार कैसे करती है? गवर्नमेंट प्रचार कैसे करती है? वो इस प्रकार करती है, जेडीए अप्रूव्ड प्लाट बिकाऊ है, जेडीए अप्रूव्ड फ्लैट बिकाऊ है, और क्या करती है? अखबार में डलवा देती है, और न्यूज में डलवा देती है, और रेडियो में डलवा देती है, ठीक है, और एफएम में डलवा देती है कि जेडीए अप्रूव्ड जयपुर के अंदर फ्लैट बिक रहा है। ओके, किसका है? जेडीए खुद का ही है, एक फ्लैट 1 करोड़ का है। तो ये बातें कैसे पता चली आपको? 3 चीजों से पता चली, अखबार से, रेडियो से, एफएम से और न्यूज से। तो अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रचार करना। क्या बोलते हैं? प्रचार करना। उस जमाने में प्रचार का कोई साधन नहीं था, तो राजा लोग क्या करते थे? एक बड़ा पत्थर लेते थे, बड़ा पत्थर लेकर जो उस जमाने में जो भाषा चलती थी, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जिंदगी में हिंदी चलेगी, हिंदी के पहले भी भाषा चलती थी, वो भाषा अलग थी। हिंदी के पहले जो भाषा चलती थी, तो मान लो भारत की बात करूं तो जो राजा लोग हैं आपस में अरबी भाषा का उपयोग करते थे, जो राजपूत राजा है वो डिंगल भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं, और कई जगह पिंगल भाषा चलती थी। तो भारत तो एक ऐसा देश है जहाँ पर पूरे विश्व का परिदृश्य दिख जाएगा आपको,
पूरे विश्व का जो नक्शा है, मतलब भाषा, जो पूरे विश्व की जो सभ्यता और संस्कृति है वो आपको इंडिया में मिल जाएगी। तो भारत में ही बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे भाषा अलग अलग चलती थी। जैसे राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में डिंगल चलती थी, ठीक है। लेकिन अगर आप दक्षिण भारत में जाओ तो आपको वहाँ पर जो भाषा है वो अलग ही दिखेगी, कन्नड़ भाषा दिखेगी। तो कहने का मतलब है ये जरूरी नहीं है कि पूरे भारत में एक ही भाषा चलती थी, ठीक है। तो भाषा के तौर पे जो अपने बोलते हैं कि बिल्कुल ही विविधता थी, पहले भी थी, आज भी है, ठीक है। तो भाषा की बात करूं तो मान लो राजा ने शिलालेख में अपनी भाषा से कुछ लिखवाया। क्या लिखवाया कि भारत में, सॉरी भारत नहीं, उस जमाने की बात करता हूँ। उस जमाने में भारत का मान लो नाम था हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान अभी भी है हिंदुस्तान, तो उस जमाने में मान लो हिंदुस्तान के मतलब अपने राजा का नाम लिखा, उन्हें पहले उसने अपने राजा का नाम लिखा और नीचे लिखा आदेश। कोई भी व्यक्ति अपने गांव को छोड़ के नहीं जाएगा और जाने से पहले राजा को सूचना देगा, क्योंकि दुश्मन की जो सेना है वो पूरे क्षेत्र को घेर रखी है। इससे क्या पता चलता है, पूरे लोगों ने वो शिलालेख लिखा और जमीन में गाड़ दिया। कहाँ पे गाड़ा, जो मेन चौराया होता है जहाँ पे लोगों का जनघटे ज्यादा होता है, तो शिलालेख जो है उसी को कहा जाता है। अब आता जाता व्यक्ति उसको पढ़ेगा और पता चलेगा कि यार अपने ऊपर तो दुश्मन का हमला होने वाला है। तो इस प्रकार देखते हैं राजा लोग शिलालेखों के द्वारा अपने आदेश का प्रचार प्रसार करते थे। आगे देखो, तो ये भी एक स्रोत हो गया किसका, इतिहास का होगा। ये भी एक स्रोत हो गया किसका, इतिहास का होगा। आगे देखो स्थापत्य। स्थापत्य क्या होता है वो देखो, भवन निर्माण कला, जिसे बोलो आर्किटेक्चर। आज तो नया नाम आ गया आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर, है ना। लेकिन उस जमाने में इसका क्या नाम था, स्थापत्य। क्या नाम था, स्थापत्य। इसको अपन बोलते हैं भवन निर्माण कला। भवन निर्माण कला बोलते हैं इसको। अब भवन निर्माण कला का मतलब यह हुआ कि जो भी राजा जीतता था जो क्षेत्र उस जमाने में, मान लो सीकर के राजा ने जयपुर के राजा ने सीकर के राजा पर कब्जा कर लिया, या सीकर के राजा ने जयपुर के राजा पर कब्जा कर लिया, तो उसका पहला काम क्या होता था, उसका पहला काम ये होता था कि पिछले वाले राजा की हर निशानी को मिटा दो और मेरा जो स्थापत्य हो गया है तो मेरी हर चीज जो है वो मेरे नाम से चले। मैं महल भी बनाऊं तो ऐसा बनाऊं कि पिछले वाला राजा जो है उसको लोग भूल जाए और मुझे याद रखे। तो कहने का मतलब है कि वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े महल बनाते थे, बड़े बड़े दुर्ग बनाते थे, और उनमें मेन जो अपना बोलते हैं दरवाजा, बड़ा जो दरवाजा होता है, ठीक है, उस दरवाजे पर कई नक्काशी करवाते थे और नक्काशी के द्वारा पूरा घटनाक्रम है उसे बताते थे कि फलाना राजा है और उसने उसको हरा दिया और उस पर कब्जा कर लिया। तो इससे क्या प्रतीत होता है, इससे ये प्रतीत होता है कि राजा काफी ताकतवर था। और क्या प्रतीत होता है, और उसने लिखा पुराने वाले राजा को भी जान से नहीं मारा, उसको छोड़ दिया। उससे क्या पता चलता है कि पिछले वाला जो राजा था वो कमजोर था, लेकिन नया वाला राजा वो ताकतवर है लेकिन दयालु भी है। तो ये सब चीजें जो है, कई घटनाएं जो उस जमाने की है, वो क्या करते थे, भवन निर्माण कला में ही जोड़ देते थे। एक पूरा का पूरा, जैसे एक अपने बोलते हैं जो छत है या जो छत के जो पास जो मीनारें होती हैं उसमें उन घटनाओं को लिखा जाता था, ताकि आता जाता व्यक्ति, हर व्यक्ति उसको देख सके। तो वो कौन सी भाषा में होती थी, उस जमाने में जो भाषा चलती थी। ठीक है, आगे वो अभिलेखागार, ये क्या शब्द होता है, ये बार बार पढ़ोगे आप। अभिलेखागार, अभिलेखागार ये क्या चीज होती है, जैसे अपन पैसा कहाँ जमा कराते हैं, बैंक में, ठीक है। आपको अगर पैसा चाहिए होगा या लेन देन करना होगा तो आप कहाँ जाओगे, बैंक में जाओगे। आपको यदि घर का सिलेंडर चाहिए होगा तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे ऐसी जगह पर जहाँ पर सिलेंडर का जो मेन जो ब्रांच होता है वहां पर। ओके, अब आपको बिजली का बिल जमा कराना है तो आप कहाँ जाओगे, बिजली विभाग में जाओगे। वैसे ही एक जगह होती थी, उस जगह का क्या नाम था, अभिलेखागार। अभिलेखागार का मतलब है ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। उस जमाने में राजा जो था वो एक बहुत बड़ा महल या एक ऐसी जगह रहता था, मान लो
अपनी स्कूल जितनी बड़ी जगह है, और उसके आगे बोर्ड लगा दिया गया अभिलेखागार। अभिलेखागार का मतलब है कि उस जमाने में पांडुलिपियां होती थी। पांडुलिपियां का मतलब है कि अपने जो बोलते हैं अपन थाली तो मोटी होती है और वो पीतल होता है, पीतल से भी बारीक होता है, उसमें लिखा जाता था। ठीक है, लिखकर और उसको एकत्रित कर लिया जाता था। जो पांडुलिपि है वो कई प्रकार की होती थी। कई तो केले के पत्ते के ऊपर लिखते थे, ठीक है, केले के पत्ते के ऊपर लिखकर और उसे सुखा कर रख देते थे, वो एक पांडुलिपि हो गई। और कई जो पैसे वाले राजा थे वो ताम्रपत्र में लिखवाते थे, वो भी एक पांडुलिपि होगी। तो पांडुलिपि जो है वो इस प्रकार उनको जचाया जाता था, जचा कर इस प्रकार रखा जाता था ताकि भविष्य में कोई भी जो राजा है उन पांडुलिपियों को पढ़कर और अपना इतिहास बता सके। उन सभी चीजों को एक जगह पर रखा जाता था। उस जगह का क्या नाम था? अभिलेखागार। क्या नाम था? अभिलेखागार। और दस्तावेज कौन से दस्तावेज कोई दस्तावेज जिसमें टैक्स लिखा होता था। भाई मैंने उस राजा को हरा दिया लेकिन मुझे दया आ गई, मैंने उस राजा को पुनः छोड़ दिया, लेकिन दो शर्तें हैं। एक तो तू झंडा नहीं लगाएगा, अपना झंडा किसका लगाएगा? मेरा झंडा लगाएगा। और जितना भी तेरे पास अनाज इकट्ठा होगा तो आधा जो अनाज है वो टैक्स के रूप में मुझे देगा। टैक्स का मतलब है लगान के रूप में मुझे देगा। तो ये बात लिखी जाती थी, ऐसे नहीं मौखिक लिखी जाती थी। उसी को क्या बोलते थे? दस्तावेज। वो दस्तावेजों को और पांडुलिपियों को एक बहुत बड़े जगह पर संभाल कर रखा जाता था, उसी का क्या नाम था? अभिलेखागार। ठीक है, अब ये क्या क्या थे अभिलेखागार में? क्या क्या रखते थे? सरकारी दस्तावेज, हिसाब रखा जाता, करों के खाते और पांडुलिपियां, ये सब रखा जाता। आगे देखो, जैसे जियाउद्दीन बर्नी, ये कौन था? उसने किताब लिखी थी 1356 में, और 1356 के अंदर उसने राजा का नाम लिखा था और पूरी किताब लिखी थी राजा पर उर्दू पर। लेकिन उस किताब का पता ही नहीं चला वो किताब कहां गई। अब समय बीतता गया, 700 साल बीत गए। अचानक इंडियन गवर्नमेंट ने एक दिन एक जो महल होता है पुराना, उसमें एक दरवाजे को खोला, तब पता चला बहुत सी पांडुलिपियां पड़ी थी। और उन पांडुलिपियों को पढ़ना चालू किया, तब पता चला कि 1971 में वो पांडुलिपि मिली। उससे पता चला कि जियाउद्दीन बर्नी नाम का एक इतिहासकार भी था और उसने एक बुक भी लिखी थी। कब लिखी थी? 1356 में। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो पांडुलिपियां हैं, किताबें हैं, पुस्तक है, सरकारी दस्तावेज है, ये हमारे इतिहास को लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक जैसे बाबर ने किताब लिखी थी, क्या नाम था उसका? बाबरनामा। ठीक है, और एक किताब हुआ अकबरनामा। ठीक है, तो ये जो किताबें हैं अकबरनामा अमीर खुसरो ने लिखी थी। इस प्रकार देखते हैं ये जो किताबें हैं, बुक्स है, ये इतिहास को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए आज वाला जो टॉपिक है ये पूरा हुआ अपना। अगली बार नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार आज वाले में क्या देखा? इतिहासकार, उनके स्रोत क्या क्या थे इतिहासकारों के, ये आपको मैंने बता दिया। और क्या क्या घटनाएं घटी थी भारत में वो अभिलेखागार क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।